Hello and welcome to SPMIS Academy. Today we'll analyze important newspaper articles of 17 September 2024. Please note you can download the PDF version of today's newspaper analysis by clicking the link given in the comment section. This is the list of the topics that we'll be covering from today's newspaper. First article is about emergency provisions that impact center and state relations. This topic is important from our syllabus GS paper 2 Indian polity point of view. देखिए, आपको तो बेसिक पॉलिटी से ये सारी बातें याद होंगी ही कि इमरजेंसी प्रोविजंस आर मेंशन्ड अंडर पार्ट 18 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन और इमरजेंसी से संबंधित जो आर्टिकल्स हमारे संविधान में लिखे गए हैं दे आर मेनली आर्टिकल 352 टू 360। उसमें भी जो इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स हैं वो हैं आर्टिकल 352, 356 एंड 360। These three articles talks about three different types of emergency that could be proclaimed in our country. Article 352 talks about national emergency और national emergency को proclaim किया जा सकता है in case of war, external aggression और armed rebellion. आपको ये भी पता होगा कि armed rebellion शब्द पहले ओरिजिनली संविधान में नहीं था, यहाँ पे इंटरनल डिस्टर्बेंस था, उसका मिसयूज किया गया इन एप्लीकेशन ऑफ इमरजेंसी ड्यूरिंग 1975 बाय इंदिरा गांधी गवर्नमेंट, ऐसा माना जाता है बाय कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट्स। तो इसी कारण से 44th अमेंडमेंट एक्ट में इस प्रोविजन को चेंज करके यहाँ पे इंटरनल डिस्टर्बेंस के जगह पे आर्म्ड रिबेलियन इंसर्ट किया गया ताकि एम्बिग्विटी का स्कोप ना बचे और वो वेगनेस के कारण इस प्रोविजन का मिसयूज ना हो। यानी कि देखिए, इंटरनल डिस्टर्बेंस तो बड़ा ही जेनरिक सा वर्ड है, किसी भी इंटरनल प्रोटेस्ट के बेसिस पे भी सरकार इसका इस्तेमाल कर सकती है नेशनल इमरजेंसी का, ऐसा और उस टाइम में एक्सपर्ट्स को लगा और जिस कारण से फिर बाद में इसको चेंज कर दिया गया और ज़्यादा कंक्रीट वर्ड ऐड कर दिया गया। इन प्लेस ऑफ इंटरनल डिस्टर्बेंस द वर्ड आर्म्ड रिबेलियन वाज एडेड। बात की जाए नेशनल इमरजेंसी की अंडर आर्टिकल 352, तो इसको 3 बार भारत के पॉलिटिकल हिस्ट्री में लगाया जा चुका है पोस्ट इंडिपेंडेंस। 1962 साइनो इंडिया वॉर के दौरान, 1971 इंडिया पाकिस्तान वॉर, 1975 से 77 तक जिसकी अभी हम चर्चा कर रहे थे, वहाँ पे लगाया गया बिकॉज ऑफ द प्रोविजन ऑफ इंटरनल डिस्टर्बेंस, बट लेटर ऑन इट वाज चेंज टू आर्म्ड रिबेलियन। ये जो प्रोविजन है इंटरनल डिस्टर्बेंस का 44th अमेंडमेंट एक्ट में इसको बदल करके कर दिया गया आर्म्ड रिबेलियन। बट 1975 में जब नेशनल इमरजेंसी इम्पोज की गई थी, दैट वाज डन ऑन द बेसिस ऑफ द प्रोविजंस ऑफ इंटरनल डिस्टर्बेंस, क्योंकि उस टाइम में आर्टिकल 352 के अंतर्गत 3 प्रोविजंस थे, वॉर, एक्सटर्नल अग्रेशन एंड इंटरनल डिस्टर्बेंस, जिसके बेसिस पे नेशनल इमरजेंसी लगाई जा सकती थी। दूसरा है स्टेट इमरजेंसी, जिसको हम लोग प्रेसिडेंट रूल भी कहते हैं, विच कैन बी अप्लाइड अंडर आर्टिकल 356। तो ये जो प्रेसिडेंट रूल या स्टेट इमरजेंसी है, ये किन किन सिचुएशन में लगाई जा सकती है, उसके लिए संविधान में 2 आर्टिकल मेंशन किए गए हैं। एक है आर्टिकल 356 इटसेल्फ, जिसमें प्रेसिडेंट रूल की बात की गई है, जिसको हम लोग स्टेट इमरजेंसी कहते हैं। इसमें कहा गया कि अगर कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी फेल हो जाता है स्टेट के अंदर, यानी कि इफ इट बिकम्स इम्पॉसिबल टू कैरी द कंडक्ट ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट इन लाइन विद द कॉन्स्टिट्यूशन, मान लीजिए कि स्टेट गवर्नमेंट के पास मेजॉरिटी नहीं है ऑन द फ्लोर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, या कोई भी ऐसा कारण जिससे अब स्टेट गवर्नमेंट को इन लाइन विद द कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट रन करना इम्पॉसिबल हो जाता है, तो वैसे सिचुएशन को माना जाएगा फेलियर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी, और उस केस में स्टेट इमरजेंसी यानी कि प्रेसिडेंट रूल लगाया जा सकता है। दूसरा ग्राउंड मेंशन किया गया है इन आर्टिकल 365, जहां पे सेंटर के डायरेक्शंस को अगर स्टेट मानने से इनकार कर देता है, तो उस केस में भी प्रेसिडेंट रूल लगाया जा सकता है। तो ये अगेन, ये जो आर्टिकल 365 है, ये आप देख सकते हैं as a provision in the Indian Constitution, which is a kind of फेडरल प्रोविजन बट विथ यूनिटरी बायस। हम लोग पढ़ते हैं पॉलिटी के अंदर, बेसिक पॉलिटी में, कि इंडियन जो पॉलिटिकल सिस्टम है ये फेडरल टाइप का है, वेयर द पावर, फंक्शंस एंड जुरिडिक्शंस ऑफ सेंटर एंड स्टेट आर क्लियरली डिवाइडेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। येट जिस तरीके से पावर, फंक्शन, जुरिडिक्शन डिवाइड किए गए हैं, थोड़ा सा जो बैलेंस है, इट अपीयर्स टू बी टिल्टिंग इन फेवर ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट। इसी को कहा जाता है फेडरल प्रोविजंस विथ यूनिटरी बायस। तो जो आर्टिकल 365 है, जो प्रोवाइड करता है
ग्राउंड फॉर एप्लीकेशन ऑफ स्टेट इमरजेंसी, जिसको हम लोग प्रेसिडेंट रूल कहते हैं, व्हेन स्टेट रिफ्यूजेस टू फॉलो द डायरेक्शंस ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो कहीं ना कहीं फेडरल प्रोविजन ऑफ यूनिटरी बायस का एक एग्जाम्पल हो सकता है। ये स्टेट इमरजेंसी जिसको प्रेसिडेंट रूल कहा जाता है, इसका तो इस्तेमाल कई दफा हो चुका है, मोर देन 100 टाइम्स। तीसरा इमरजेंसी है फाइनेंशियल इमरजेंसी, विच कैन बी इम्प्लीमेंटेड अंडर प्रोविजंस ऑफ आर्टिकल 360 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इसमें कहा गया है कि अगर देश के अंदर फाइनेंशियल स्टेबिलिटी थ्रेटन होती है, क्रेडिट ऑफ द कंट्री, फाइनेंशियल क्रेडिट, इकोनॉमिक क्रेडिट ऑफ द कंट्री इफ इट इज थ्रेटेंड, तो उस केस में फाइनेंशियल इमरजेंसी लगाई जा सकती है, प्रोक्लेम्ड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। और एक बार फाइनेंशियल इमरजेंसी लगाई गई तो फिर कई सारे फाइनेंस रिलेटेड स्ट्रिंजेंट प्रोविजंस लगाए जा सकते हैं, जैसे सैलरी रिडक्शन, अलग अलग स्कीम्स, वेलफेयर स्कीम्स के अंतर्गत रिडक्शन किया जा सकता है। बट फॉर्चुनेटली अभी तक भारत के अंदर ऐसी कभी भी सिचुएशन नहीं बनी पोस्ट इंडिपेंडेंस जहां पे फाइनेंशियल इमरजेंसी लगाने की जरूरत पड़े। सो दिस आर्टिकल 360 हैज सो फार नेवर बीन प्रोक्लेम्ड इन इंडिया। अब ये जो करंट डिस्कशन है, इट इज विथ रिस्पेक्ट टू प्रेसिडेंट रूल आर्टिकल 356। ये आर्टिकल कहता है, द हिंदू में ये जो आर्टिकल आया है, ये कहता है कि मणिपुर में फिर से वायलेंस के केसेस देखे जा रहे हैं आफ्टर 1 ईयर। पिछले साल भी मणिपुर में मैसिव वायलेंस इरप्ट हुआ था, फिर से मणिपुर के अंदर वायलेंस के केसेस देखे जा रहे हैं। और अब कई सारे एक्सपर्ट्स का मानना है कि भारत सरकार को मणिपुर के अंदर स्टेट इमरजेंसी लगा देनी चाहिए ताकि लॉ एंड ऑर्डर को रीस्टोर किया जा सके। लेकिन अभी तक ऐसा कोई भी फैसला भारत सरकार ने लिया नहीं है। तो किस किस तरीके से इमरजेंसी लगाई जा सकती है वो तो हमने देखा 3 तरीके से, बट इस केस में एक्सपर्ट्स का मानना है कि स्टेट इमरजेंसी यानी कि प्रेसिडेंट रूल लगाया जाए। अब अगर भारत के संविधान की बात की जाए तो भारत के संविधान के बारे में जैसा मैंने आपको बताया, इट्स अ फेडरल वन, जहां पे पावर फंक्शंस एंड ज्यूरिडिक्शन ऑफ द सेंटर एंड स्टेट आर क्लियरली डिमार्केटेड। जो क्लियर कट डिमार्केशन किया गया है, दैट हैज बीन डन अंडर 7th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, विच एलोकेट्स पावर टू सेंटर एज वेल एज स्टेट। उसमें आपको पता है कि एक स्टेट लिस्ट है, यूनियन लिस्ट है, कंकरेंट लिस्ट है। कंकरेंट लिस्ट में सेंटर और स्टेट दोनों के पावर होते हैं टू मेक लॉ एंड इम्प्लीमेंट देम, बट वहां पे भी सेंटर के पावर जो है वो थोड़े से ज्यादा है। अगर कोई भी कन्फ्लिक्ट आता है तो सेंटर का जो फैसला है, सेंट्रल गवर्नमेंट का जो फैसला, वो प्रिवेल करेगा, ये तो आप जानते हैं। तो नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में स्टेट गवर्नमेंट्स हैव देयर ओन पावर फंक्शंस एंड ज्यूरिडिक्शन डिफाइंड एज पर 7th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अगर उस 7th शेड्यूल को हम देखें तो उसमें लॉ एंड ऑर्डर दिया गया है एज रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट। तो नॉर्मली इसी कारण से पुलिस स्टेट गवर्नमेंट्स मैनेज करती हैं। अलग अलग स्टेट की जो पुलिस है वो अलग अलग स्टेट गवर्नमेंट के अंतर्गत आती है, जैसे असम पुलिस, मेघालय पुलिस एंड ऑल। तो नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में तो लॉ एंड ऑर्डर स्टेट गवर्नमेंट मैनेज करती है, बट अगर इमरजेंसी सिचुएशन आ जाए और वो इमरजेंसी सिचुएशन जो है वो मेंशन किया गया है आर्टिकल 355 में, तो ध्यान दीजिएगा, स्टेट इमरजेंसी या प्रेसिडेंट रूल से संबंधित 3 आर्टिकल इंपॉर्टेंट हैं, आर्टिकल 355, 356 एंड 365। 356 में बोला गया है कि अगर कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी फेल हो जाता है तो प्रेसिडेंट रूल लगाया जा सकता है। 365 में बोला गया कि स्टेट अगर सेंट्रल गवर्नमेंट के डायरेक्शंस को मानने से इनकार करता है ऑन सर्टेन मैटर्स, तो फिर लगाया जा सकता है प्रेसिडेंट रूल। आर्टिकल 355 क्या कहता है? आर्टिकल 355 obligates the center to protect the states from external and internal threat। तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है कि हर एक स्टेट को प्रोटेक्ट करे फ्रॉम थ्रेट्स, यानी कि दूसरे शब्दों में कहें तो लॉ एंड ऑर्डर वायलेशन। तो नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में तो लॉ एंड ऑर्डर मैनेज करने का काम होता है स्टेट गवर्नमेंट का, लेकिन इन एक्स्ट्राऑर्डिनरी सिचुएशंस आर्टिकल 355 मैंडेट्स द सेंट्रल गवर्नमेंट टू प्रोटेक्ट द स्टेट। और इस पर्टिकुलर केस में कुछ एक्सपर्ट्स का मानना है कि भारत सरकार को आर्टिकल 355 का इस्तेमाल करते हुए इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट मणिपुर फ्रॉम थ्रेट्स विच आर ऑफ बोथ टाइप, इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल, इन दिस पर्टिकुलर केस मणिपुर को प्रोटेक्ट करने के लिए भारत सरकार को
वहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर रीस्टोर करने के लिए आर्टिकल 356 का इस्तेमाल करना चाहिए और वहाँ पे प्रेसिडेंट रूल लगा करके लॉ एंड ऑर्डर को रीस्टोर करने की कोशिश करनी चाहिए। तो मैं फिर से समराइज कर रहा हूँ। एक तो हमने संविधान के अंदर अलग अलग इमरजेंसी के बारे में देखा। ये जो आर्टिकल इट इज एसोसिएटेड विद स्टेट इमरजेंसी या प्रेसिडेंट रूल। एक्सपर्ट्स का मानना है कि मणिपुर में हालत ऐसी बन चुकी है कि वहां पे प्रेसिडेंट रूल लगना चाहिए। और क्या ग्राउंड उन्होंने दिया है? लॉ एंड ऑर्डर का। उसी कॉन्टेक्स्ट में बताया गया है इस आर्टिकल में कि लॉ एंड ऑर्डर नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में स्टेट गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है, बट इन सम एक्स्ट्राऑर्डिनरी सर्कमस्टांसेस ये सेंट्रल गवर्नमेंट की जिम्मेदारी हो जाती है अंडर आर्टिकल 355। तो सेंट्रल गवर्नमेंट को इसका इस्तेमाल करके और फिर वहां पे लॉ एंड ऑर्डर रिस्टोर करने के लिए प्रेसिडेंट रूल लगाना चाहिए, इमरजेंसी प्रोविजंस का इस्तेमाल करना चाहिए। बट सरकार ने अभी तक ऐसा कुछ भी फैसला लिया नहीं है। मणिपुर के अंदर अभी भी कोई ऐसी चर्चा सरकार की तरफ से नहीं चल रही है टू इम्पोज प्रेसिडेंट रूल इन ऑर्डर टू रिस्टोर लॉ एंड ऑर्डर। वो इसलिए भी क्योंकि कहीं ना कहीं आर्टिकल 356 का जो एप्लीकेशन है ये पिछले कुछ सालों में काफी सारा कंट्रोवर्शियल हो चुका है। देयर हैव बीन सेवरल केसेस ऑफ मिसयूज ऑफ आर्टिकल 356 फॉर पॉलिटिकल वेस्टेड इंटरेस्ट। इसी कारण से खूब सारा क्रिटिसिज्म भी होता रहा है। जैसे साल 2016 में द स्टेट गवर्नमेंट इन अरुणाचल प्रदेश वाज डिसमिस्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट साइटिंग ब्रेक डाउन ऑफ लॉ एंड ऑर्डर। बिल्कुल वैसी ही स्थिति जैसे अभी है। तो अरुणाचल प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर ब्रेकडाउन हो गया है ऐसा कह के वहां पे प्रेसिडेंट रूल लगाया गया। फिर सुप्रीम कोर्ट इंटरवीन्ड इन दैट पर्टिकुलर केस और सुप्रीम कोर्ट ने वहां पे वापस से स्टेट गवर्नमेंट को रीइंस्टेट कर दिया, वापस से लेकर के आ गई। तो दैट वाज एन एम्बैरेसिंग सिचुएशन फॉर द सेंट्रल गवर्नमेंट। सुप्रीम कोर्ट ने सेंट्रल गवर्नमेंट को यह भी कहा कि प्लीज डोंट यूज द प्रोविजंस ऑफ आर्टिकल 356 विथ वेस्टेड इंटरेस्ट या पॉलिटिकल मोटिव। तो इसी कारण से अरुणाचल प्रदेश में भी लॉ एंड ऑर्डर को मेंशन करके उन्होंने प्रेसिडेंट रूल लगाया था, सुप्रीम कोर्ट ने रिवर्स कर दिया था। अब वापस से सरकार ऐसा करने से सोच रही है मणिपुर में, हम लॉ एंड ऑर्डर के नाम पे प्रेसिडेंट रूल लगाएंगे, सुप्रीम कोर्ट हो सकता है फिर से रिवर्स कर दे। दैट इज वाई विदाउट अप्लाइंग प्रेसिडेंट रूल, विदाउट यूजिंग लॉ एंड ऑर्डर प्रोविजंस टू अप्लाई प्रेसिडेंट रूल, सेंट्रल गवर्नमेंट इज ट्राइंग टू रिस्टोर लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन इन मणिपुर। अगर बात की जाए सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शंस की विद रिस्पेक्ट टू आर्टिकल 356 की कब कब प्रेसिडेंट रूल लगाया जा सकता है, तो उसमें जो सबसे मॉन्यूमेंटल जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट का विथ रिस्पेक्ट टू एप्लीकेशन ऑफ आर्टिकल 356 वो है एसआर बोमाई केस ऑफ 1994। उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आर्टिकल 356 का इस्तेमाल तभी होना चाहिए व्हेन देयर इज ट्रू ब्रेकडाउन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी, यानी कि वाकई तौर पे जब स्टेट गवर्नमेंट को कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से रन कर पाना कठिन हो जाए तभी जाकर के आर्टिकल 356 का एप्लीकेशन होना चाहिए। यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कहा कि आर्टिकल 356 शुड नॉट बी यूज्ड विथ वेस्टेड पॉलिटिकल इंटरेस्ट। साथ ही साथ आर्टिकल 356 का जो एप्लीकेशन है यानी कि प्रेसिडेंट रूल का जो एप्लीकेशन है वो सुप्रीम कोर्ट ने सब्जेक्टेड कर दिया टू जुडिशियल रिव्यू, यानी कि अगर सरकार प्रेसिडेंट रूल लगाती भी है सुप्रीम कोर्ट कैन रिव्यू इट एंड इफ इट फाइंड्स दैट द प्रेसिडेंट रूल वाज अप्लाइड ऑन मैलिफाइड इंटेंशन देन सुप्रीम कोर्ट कैन रिवर्स दैट आल्सो, व्हाट सुप्रीम कोर्ट डिड इन अरुणाचल प्रदेश केस ऑफ 2016। उसके अलावा सेंटर और स्टेट रिलेशंस पे दो कमीशंस, इंपॉर्टेंट कमीशंस बनाए गए हैं, सरकारिया कमीशन इन 1987 एंड पूंची कमीशन इन 2010। दोनों ने ही आर्टिकल 356 से रिलेटेड रिकमेंडेशंस दिए हैं। उन्होंने कहा है कि आर्टिकल 356 का इस्तेमाल किया जाना चाहिए ओनली एज ए लास्ट रिजॉर्ट। सेंटर शुड टेक नेसेसरी स्टेप्स अंडर आर्टिकल 355, मतलब लॉ एंड ऑर्डर को रिस्टोर करने के लिए, स्टेट को प्रोटेक्ट करने के लिए फ्रॉम एक्सटर्नल इंटरनल थ्रेट, सेंटर को जो हो सके वो सारे स्टेप्स लेने चाहिए। प्रेसिडेंट रूल तभी लगाना चाहिए जब एकदम कोई और ऑप्शन आपके पास बचा नहीं है, तो प्रेसिडेंट रूल शुड बी अप्लाइड ओनली इन डायर सर्कमस्टांसेस, ऐसा सरकारिया कमीशन और पूंची कमीशन ने रेकमेंड किया है। मैं जल्दी से रिवाइज करा देता हूं। पहले पेज पे तो हमने बेसिक पॉलिटी की बात की, आर्टिकल 352, 356 एंड 360, फाइनेंशियल इमरजेंसी, स्टेट इमरजेंसी जिसको हम लोग प्रेसिडेंट रूल कहते हैं, नेशनल इमरजेंसी। एक्सपर्ट्स का कहना है कि मणिपुर की लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को देखते हुए सरकार को इमरजेंसी लगानी चाहिए, स्टेट इमरजेंसी प्रेसिडेंट रूल लगानी चाहिए। लेकिन साथ ही साथ हमें यह भी पता है कि सुप्रीम कोर्ट ने एसआर बोमाई केस में कहा है कि
जब तक कोई और पॉसिबिलिटी है तब तक हमें प्रेसिडेंट रूल नहीं लगाना चाहिए। प्रेसिडेंट रूल को वेस्टेड इंटरेस्ट से नहीं लगाना चाहिए। साथ ही साथ पूंछी कमीशन और सरकारिया कमीशन ने भी कहा है कि स्टेट को लॉ एंड ऑर्डर थ्रेट से बचाने के लिए जो आर्टिकल 355 सेंट्रल गवर्नमेंट को रिस्पॉन्सिबिलिटी देता है, उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट को कोशिश करनी है कि स्टेट्स को वो बचाए फ्रॉम लॉ एंड ऑर्डर चैलेंज विदाउट अप्लाइंग प्रेसिडेंट रूल। प्रेसिडेंट रूल का इस्तेमाल एकदम लास्ट रिजॉर्ट की तरह हो, तो वही कर रही है भारत सरकार। इंतजार कर रही है कि बिना प्रेसिडेंट रूल लगाए ही काम हो जाए, लॉ एंड ऑर्डर रिस्टोर हो जाए मणिपुर के अंदर। इस डिस्कशन के बेसिस पे ये प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन हमने आपको दे रखा है। प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। द नेक्स्ट आर्टिकल इज अबाउट चीता एक्शन प्लान। दिस टॉपिक इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम आवर सिलेबस जीएस पेपर 3 एनवायरनमेंट पॉइंट ऑफ व्यू। देखिए, चीताज की अगर बात की जाए तो चीताज के मेनली दो स्पीसीज होते हैं, अफ्रीकन चीता, एशियन चीता। ये देखिए, ये जो पेल कलर का, येलोइश कलर का है, वो है एशियन चीता, और ये डार्क कलर का जो चीता दिख रहा है ये है अफ्रीकन चीता। अफ्रीकन चीता डार्क भी होता है, थोड़ा सा टॉलर भी होता है as compared to एशियन चीता। एशियन चीता हैज मोर कैट लाइक अपीयरेंस। एशियन चीता आज के डेट में अगर बात की जाए तो इसकी संख्या हार्डली 40 से 50 रह गई है, और वो भी ईरान में वो पाए जाते हैं। और इसी कारण से एशियन चीतास हैव बीन कैटेगराइज्ड एज क्रिटिकली इंडेंजर्ड बाय आईयूसीएन। वहीं अफ्रीकन चीता की संख्या अच्छी खासी है, अफ्रीका के अंदर ये अलग अलग रीजन्स में पाए जाते हैं। इनकी संख्या लगभग 6,500 से 7,000 के आसपास है, और इसीलिए आईयूसीएन में इनका अभी जो स्टेटस है वो वल्नरेबल है। तो अफ्रीकन चीता, ये डार्क कलर के चीतास, थोड़े से टॉलर चीतास अफ्रीका में पाए जाते हैं, 6,500 से 7,000। एशियन चीतास 40 से 50 बचे हैं ईरान में। भारत में भी हुआ करते थे एशियन चीतास, लेकिन वो पूरी तरह से एक्सटिंक्ट हो गए 1952 में, हंटिंग के कारण या डिस्ट्रक्शन ऑफ फॉरेस्ट एरियाज के कारण धीरे धीरे चीतास पूरी तरह से भारत से एक्सटिंक्ट हो गए। अब भारत सरकार ने फिर प्लान किया, भारत सरकार की अलग अलग एजेंसीज हैं, जैसे वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया एंड नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी, इन दोनों ने मिलकर के फैसला किया, ओवरऑल अंडर गाइडेंस ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ऑफ कोर्स। इन लोगों ने वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी, ये दो बॉडीज हैं भारत की अंडर मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। इन्होंने फैसला किया कि हम लोग अफ्रीका से कुछ चीतास को लाएंगे भारत के अंदर, री इंट्रोड्यूस कराएंगे। इस प्रोग्राम को नाम दिया गया चीता री इंट्रोडक्शन प्रोग्राम इन इंडिया, इसी को नाम दिया गया चीता एक्शन प्लान। और ऐसा पहली बार हुआ है कि इस इतने बड़े कार्निवोर एनिमल को इतना लार्ज स्केल पे ट्रांसपोर्ट किया गया है। 20 चीता मंगाए गए बैच में, अलग अलग छोटे छोटे बैचेस में, अफ्रीका से, नामीबिया और साउथ अफ्रीका से, दो देशों से 20 चीता मंगाए गए भारत के अंदर, और इनको इंट्रोड्यूस कराया गया इन कूनो नेशनल पार्क इन मध्य प्रदेश। यहाँ पे है कूनो नेशनल पार्क मध्य प्रदेश के अंदर, यहाँ पे इन चीतास को इंट्रोड्यूस कराया गया। लेकिन कंसर्न वाली बात यह है कि कई सारे चीता मर गए आफ्टर देयर इंट्रोडक्शन इन द वाइल्ड। उनको कई सारे तो इवन व्हेन दे वर इन द ब्रीडिंग सेंटर देयर ओनली दे डाइड, सम ऑफ देम व्हेन एक्सपोज टू द वाइल्ड, वहां पे दे डाइड। तो आउट ऑफ 20 एडल्ट चीतास दैट हैव बीन ब्रॉट फ्रॉम अफ्रीका, 8 हैव डाइड डाउन। कारण जो बताया जा रहा है, 1 और 2 हैज डाइड बिकॉज ऑफ हीट स्ट्रोक, कोई अलग अलग डिजीज के कारण मर गया। तो ओवरऑल चीताज आर फाइंडिंग इट डिफिकल्ट टू अडेप्ट टू द न्यू एनवायरनमेंट। एक बड़ा कारण जो सामने निकल करके आया वो है रेडियो कॉलरिंग। चीताज के गले के अराउंड रेडियो कॉलर्स लगाए गए ताकि उनको ट्रैक किया जा सके कि कहाँ कहाँ वो मूव कर रहे हैं, ताकि उनके ऊपर कोई थ्रेट आने से पहले उनको हम लोग बचा पाए, क्योंकि बीसी तो चीता लाए हैं हम लोग, तो उनको बचाना जरूरी है। तो रेडियो कॉलर लगाया गया। बट जो मॉनसून का टाइम आया तो बारिश में ये रेडियो कॉलर्स भीग जाते हैं, दे गेट वेट ड्यूरिंग द रेनफॉल टाइम, एंड बिकॉज ऑफ दैट मॉइस्चर इन दिस रेडियो कॉलर, यहाँ पे बैक्टीरियल जर्मिनेशन होने लगता है। ऐसा अब एक्सपर्ट्स का मानना है कि ये भी एक कारण हो सकता है। तो कॉलर के अराउंड, रेडियो कॉलर के अराउंड, बिकॉज ऑफ दैट वेटिंग प्रोसेस, बैक्टीरियल जर्मिनेशन इज हैपनिंग, and that bacterial germination is leading to skin infection, and that skin infection ultimately allowing bacteria to get into the blood of the cheetahs, leading to infection, जिसको कहा जाता है सेप्सिस।
तो सेप्सिस एक कारण बताया जा रहा है बैक्टीरियल इन्फेक्शन के कारण। सेप्सिस जहां पे ब्लड इज गेटिंग इन्फेक्टेड विद द बैक्टीरियल इन्फेक्शन, वो एक कारण बताया जा रहा है बिहाइंड डेथ ऑफ 2-3 चीतास। और सेप्सिस इन्फेक्शन के पीछे कारण बताया जा रहा है रेडियो कॉलरिंग। अब सवाल ये उठता है कि रेडियो कॉलरिंग तो अफ्रीका के अंदर भी चीतास के ऊपर अप्लाई किया जाता है, तो भारत में ही चीतास क्यों मर रहे हैं बिकॉज ऑफ रेडियो कॉलरिंग? तो अब इस पे जवाब ये निकल कर के आ रहा है कि अफ्रीका के अंदर भारत की तुलना में बारिश थोड़ी कम होती है, प्लस अफ्रीका के अंदर जो रेनफॉल होता है मॉनसूनन रेनफॉल, उसमें ड्राई स्पेल का जो पीरियड होता है वो थोड़ा ज़्यादा होता है। मतलब बारिश हुई, फिर 20-25 दिनों तक ड्राई स्पेल रहता है, फिर बारिश होती है, फिर 20-25 दिनों तक ड्राई स्पेल होता है। भारत के अंदर वो ड्राई स्पेल बिटवीन द टू मॉनसूनल रेनफॉल, वो ड्राई स्पेल का टाइम भी कम है, प्लस भारत के अंदर मॉनसूनल रेनफॉल भी ज़्यादा है अफ्रीका की तुलना में। इसी कारण से भारत के अंदर जो चीताज हैं उनकी रेडियो कॉलर जल्दी ड्राई नहीं हो रहे, और वो कारण है कि बैक्टीरियल जर्मिनेशन विच हैपेंस मोर, बैक्टीरियल जर्मिनेशन हैपेंस मोर इन मॉइस्ट सर्कमस्टांसेस, गीली चीज़ों में बैक्टीरिया जल्दी लगता है। तो वो कारण है कि चीता जो है यहाँ पे सेप्सिस से ज़्यादा इन्फेक्टेड हो रहा है, दैट इज लीडिंग टू डेथ ऑफ चीतास। लेकिन अगर ओवरऑल बात की जाए फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स की, तो पहले से ही हमारा लक्ष्य था कि 50% तक सर्वाइवल रेट होना चाहिए फर्स्ट ईयर, क्योंकि एनीवे इट एवरीवन न्यू, एवरी एक्सपर्ट न्यू कि इट इज गोइंग टू बी डिफिकल्ट फॉर चीतास टू सर्वाइव इन द न्यू इकोसिस्टम। तो टारगेट इटसेल्फ वाज 50% सर्वाइवल रेट इन द फर्स्ट ईयर विच हैज बीन ऑलरेडी मेट। 20 में से 12 तो सर्वाइव कर गए। इसी कारण से जो वाइल्ड लाइफ एक्सपर्ट्स हैं दे आर वेरी होपफुल, वेरी प्रोस्पेक्टिव ऑफ दिस चीता एक्शन प्लान कि आने वाले 15 से 40 साल में जो लॉन्ग टर्म हमारा गोल है चीता एक्शन प्लान का, उसमें चीता रीइंट्रोडक्शन प्लान या चीता एक्शन प्लान इज गोइंग टू बी अ गुड सक्सेस। एपीएससी ने पिछले साल मेंस में, अगर आप एपीएससी का पिछले साल का मेंस पेपर उठा करके देखो तो जीएस पेपर 3 में प्रश्न पूछा था कि इन सीटू कंजर्वेशन एंड एक्स सीटू कंजर्वेशन में कौन बेहतर है। इन सीटू कंजर्वेशन मतलब जहां पे एनिमल्स मिलते हैं, प्लांट्स मिलते हैं नेचुरल तरीके से, वहीं पे उनको कंजर्व किया जाए, जैसे नेचुरल पार्क, नेशनल पार्क एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, वो हो गया एग्जांपल ऑफ इन सीटू कंजर्वेशन। एक सीटू कंजर्वेशन जहां पे एनिमल्स को ट्रांस माइग्रेट कराया जाता है और फिर कहीं और ले जाकर के उनको प्रोटेक्ट किया जाता है, जैसे उसका एग्जाम्पल हो सकता है जू। ये जो चीता रीइंट्रोडक्शन प्रोग्राम है दैट इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ एक्स सीटू कंजर्वेशन। तो इन सीटू एक्स सीटू कंजर्वेशन के अपने फायदे नुकसान आपको गिनाने थे, वहां पे आपको कुछ एग्जाम्पल भी देना था। तो एक्स सीटू कंजर्वेशन में आप ये चीता रीइंट्रोडक्शन प्रोग्राम के बारे में बता सकते थे, उसमें सर्वाइवल रेट क्लोज टू 50% है अभी, वो भी बता सकते थे। इस तरीके से आप अपना आंसर बिल्ड करते। वो क्वेश्चन भी किसी और दिन हम लोग न्यूज़पेपर एनालिसिस में करेंगे। फिलहाल इस डिस्कशन के बेसिस पे मैंने बस एक प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन आपको दिया है। अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। हिंट्स में पढ़ लीजिएगा इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के लिए। The next article is about precision farming. This topic is important from our syllabus GS पेपर 3 इंडियन एग्रीकल्चर पॉइंट ऑफ व्यू। ये जो आप अपना जीएस पेपर 3 का सिलेबस देखेंगे तो वहां पे चैप्टर 6 में दिया हुआ है टेक्नोलॉजिकल मिशंस इंडियन एग्रीकल्चर के अंदर, कि एग्रीकल्चर के लिए क्या क्या नए नए टेक्नोलॉजिकल मिशंस लाए गए हैं। तो यहाँ पे पूरी तरीके से हमें करंट डेवलपमेंट पे डिपेंडेंट होना होता है, क्योंकि 5 साल पुराने तो टेक्नोलॉजिकल मिशंस आप नहीं बताओगे ना। तो साल भर में जो भी टेक्नोलॉजिकल मिशंस लाए जाएंगे एग्रीकल्चर से रिलेटेड, उसको हम लोग यहाँ देखेंगे और फिर मेन से पहले उसको कंपाइल करके हम लोग रट लेंगे। तो ये जो टॉपिक है प्रिसीजन फार्मिंग, एज आई टोल्ड यू जीएस पेपर 3 इंडियन एग्रीकल्चर स्पेशली टेक्नोलॉजिकल मिशन से रिलेटेड है। क्या है न्यूज? भारत सरकार ने फैसला किया है कि लगभग 6000 करोड़ का एक नया इनिशिएटिव लेकर के आएंगे, जिसकी मदद से भारत के अंदर वो एग्रीकल्चर फील्ड में प्रिसीजन फार्मिंग को प्रमोट करेंगे। प्रिसीजन फार्मिंग को प्रमोट करने के लिए 6000 करोड़ का प्रोजेक्ट लाने का प्लान कर रही है भारत सरकार, और इसके लिए एक अलग से प्रोग्राम भी लॉन्च होगा, स्मार्ट प्रिसीजन हॉर्टिकल्चर प्रोग्राम अंडर मिशन फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर। तो मिशन फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर ऑलरेडी चल रहा है हमारे देश के अंदर। इसी के अंतर्गत एक प्रोग्राम लाया जाएगा स्मार्ट प्रिसीजन हॉर्टिकल्चर प्रोग्राम, जिसके अंतर्गत प्रिसीजन फार्मिंग को प्रमोट करने की कोशिश की जाएगी। पहले 5 साल में 15,000 एकड़ को टारगेट किया जाएगा, मेन एरियाज को टारगेट किया जाएगा, और लगभग 60,000 फार्मर्स इससे उम्मीद है कि बेनिफिट उठा पाएंगे। और ये प्रिसीजन फार्मिंग को जो प्रमोट करने की कोशिश की जाएगी, 6,000 करोड़ की जो फंडिंग होगी,
इट विल मेनली कम फ्रॉम एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड। तो 1 लाख करोड़ का जो एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड है भारत सरकार ने बनाया एग्रीकल्चर को सपोर्ट करने के लिए, उसी के अंतर्गत प्रिसीजन फार्मिंग को प्रमोट किया जाएगा। एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड को मैं डिटेल में यहाँ इसलिए नहीं पढ़ा रहा क्योंकि पिछले महीने ही 29 अगस्त 2024 के न्यूज़पेपर एनालिसिस में हमने एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड पे डिटेल में एनालिसिस की थी और एक आंसर राइटिंग प्रैक्टिस भी की थी। तो आई होप आपको याद आ रहा होगा 1 लाख करोड़ का फंड अलग से डेवलप किया भारत सरकार ने ताकि एग्रीकल्चर सेक्टर में इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे कि कोल्ड स्टोरेज फैसिलिटीज, लॉजिस्टिक्स को डेवलप किया जा सके। तो उसी एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर की मदद से, एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड की मदद से 6,000 करोड़ का प्रिसीजन फार्मिंग प्रोग्राम लाया जाएगा। क्या होता है प्रिसीजन फार्मिंग वो भी देखते हैं। प्रिसीजन फार्मिंग जैसा नाम से ही आपको समझ आ रहा है, कटिंग एज न्यू टेक्नोलॉजीज का इस्तेमाल करके एकदम ऑप्टिमम तरीके से एग्रीकल्चर प्रैक्टिस की जाए ताकि आउटपुट जो है वो मैक्सिमाइज हो, एफिशिएंसी बढ़े, फार्मर्स की इनकम बढ़े। तो प्रिसीजन फार्मिंग के अंदर टेक्नोलॉजी का खूब सारा इस्तेमाल किया जाएगा। इंटरनेट ऑफ थिंग्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सैटेलाइट इमेजेस, ड्रोन, सेंसर्स, इनका इस्तेमाल किया जाएगा ताकि एकदम स्पेसिफिक डेटा के बेसिस पे डिसीजन लिए जा सके कि कितना मॉइस्चर है, कितना इस मॉइस्चर के बेसिस पे हमें इरिगेशन करना है, कितना न्यूट्रिएंट ऑलरेडी है, कितना फर्टिलाइजर का इस्तेमाल करना है। तो ये सब बिल्कुल डेटा बेस्ड फैसले होंगे, स्पेसिफिक डेटा डेवलप करके उसके बेसिस पे फैसले होंगे एग्रीकल्चर में। इसी उसको कहा जा रहा है प्रिसीजन फार्मिंग, बिकॉज अभी फार्मर जो है वो ग्रॉस फार्मिंग करते हैं, मोटा मोटा ले आए, यूरिया ले आए, पूरे खेतों में डाल दिया, उनको पता ही नहीं है कि यूरिया की जरूरत है भी कि नहीं है, उसको कहा गया ग्रॉस फार्मिंग। प्रिसीजन फार्मिंग जहां टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाएगा, स्पेसिफिक डेटा के बेसिस पे फैसले लिए जाएंगे। साइट स्पेसिफिक मैनेजमेंट, मतलब पूरे एग्रीकल्चरल लैंड में भी कहीं पे ज्यादा फर्टिलाइजर की जरूरत है, ज्यादा पेस्टिसाइड्स की जरूरत है, कहीं पे कम जरूरत है, इस तरीके से ध्यान काम किया जाएगा कि जहां पे जितनी जरूरत है उतना ही हम लोग इस्तेमाल करेंगे फर्टिलाइजर का या पेस्टिसाइड का, रादर देन यूजिंग फर्टिलाइजर एंड पेस्टिसाइड इन ग्रॉस मैनर। तो इस तरीके से साइट स्पेसिफिक मैनेजमेंट होगा प्रिसीजन फार्मिंग में ताकि रिसोर्स का ऑप्टिमल यूज हो और अननेसेसरी एग्रीकल्चर में जो हम लोग रिसोर्स वेस्टेज करते हैं, जिस कारण से कहीं कहीं पे मान लीजिए कि यहाँ पे फर्टिलाइजर ज्यादा इस्तेमाल कर दिया आपने, पेस्टिसाइड ज्यादा इस्तेमाल कर दिया, तो क्रॉप के ऊपर भी नेगेटिव इंपैक्ट पड़ता है। पेस्टिसाइड ज्यादा इस्तेमाल करने से हमारे हेल्थ के ऊपर भी नेगेटिव इंपैक्ट पड़ता है और ज्यादा फर्टिलाइजर इस्तेमाल करने से सॉइल के अंदर सैलिनिटी भी बढ़ती है, जिस कारण से उसकी फर्टिलिटी रिड्यूस होती है। तो साइट स्पेसिफिक मैनेजमेंट किया जाएगा एंड ट्रीट ईच पार्ट ऑफ द फील्ड डिफरेंटली बेस्ड ऑन इट्स यूनिक कंडीशन, दैट ऑब्वियसली विल लीड टू ऑप्टिमाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। कितना फर्टिलाइजर, कितना पेस्टिसाइड, कितना वाटर इस्तेमाल करना है, वो एक ऑप्टिमाइज तरीके से हो पाएगा। दैट इज द गोल ऑफ प्रिसीजन फार्मिंग। तो प्रिसीजन फार्मिंग पे एक सिंपल सा क्वेश्चन मैंने आपको बना करके दिया है, ऐसा सवाल तो अभी तक पूछा नहीं गया है, पूछा जा सकता है क्या है प्रिसीजन फार्मिंग, इसके पॉसिबल बेनिफिट्स भी बताइए। सिंपल सा सवाल है, आप अटेम्प्ट करें, बट जब आपके पास कुछ करंट इंफॉर्मेशन हो विद रिस्पेक्ट टू द क्वेश्चन, तो कहीं ना कहीं इंट्रोडक्शन में या कंक्लूजन में आपको उस करंट इंफॉर्मेशन को डालना चाहिए। तो अगर आपको पता है, याद आ गया कि प्रिसीजन फार्मिंग से संबंधित भारत सरकार ने फैसला किया है कि एक नया इनिशिएटिव लेकर के आएंगे, तो कहीं ना कहीं या तो इंट्रोडक्शन में या कंक्लूजन में आप जरूर मेंशन कर दें कि कंसीडरिंग द पॉसिबल बेनिफिट्स ऑफ प्रिसीजन फार्मिंग, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज coming up with a new program named स्मार्ट प्रिसीजन हॉर्टिकल्चर प्रोग्राम। ऐसा कहीं ना कहीं जरूर मेंशन कीजिए। सिर्फ इसी क्वेश्चन के लिए नहीं, आपको जब भी क्वेश्चन के कोर कंटेंट से रिलेटेड अगर कोई करंट डेवलपमेंट पता है तो कोशिश कीजिए कि कहीं ना कहीं उसका जिक्र कर दें, ताकि एग्जामिनर को लगे कि उस आइडिया का करंट टाइम में क्या रिलेवेंस है वो भी आपको पता है। द नेक्स्ट आर्टिकल इज अबाउट क्यूनमिंग मॉन्ट्रियल ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क। दिस टॉपिक इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम आवर सिलेबस जीएस पेपर 3 एनवायरमेंट पॉइंट ऑफ व्यू। तो इन्वायरमेंट से संबंधित जो मेजर अभी तक ग्लोबल कॉन्फ्रेंसेस या ग्लोबल कन्वेंशंस, जिनको हम लोग इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स भी कहते हैं, ग्लोबल कन्वेंशंस को, जो अभी तक हुए हैं, उनको इस इमेज की मदद से यहाँ पे रिप्रेजेंट किया गया है। इसमें भी जो सबसे महत्वपूर्ण है वो है पहला, बिल्कुल 1972 वाला स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम ने कराया था। तो दुनिया में सबसे पहला मेजर
एनवायरमेंट रिलेटेड कॉन्फ्रेंस हुआ था 1972 में, जो कराया था यूएनईपी ने, यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम ने. आई एम सो सॉरी, यूएनईपी इज फॉर्म्ड एज ए रिजल्ट ऑफ दिस कॉन्फ्रेंस. ध्यान से समझिए, एक बार फिर से समझिए. मैं आई एम रीस्ट्रक्चरिंग द स्टेटमेंट. दुनिया का जो पहला इंपॉर्टेंट एनवायरमेंट संबंधित जो कॉन्फ्रेंस था वो कराया गया 1972 में एट स्टॉकहोम, और इसको कहा गया स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस. और इसी स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस में फैसला किया गया कि यूएनईपी विल बी क्रिएटेड. यूएनईपी वाज फॉर्म्ड एज ए रिजल्ट ऑफ दिस स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस. इस स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस के बिल्कुल 20 साल बाद हुआ 1992 में रियो अर्थ समिट. रियो अर्थ समिट ब्राजील के अंदर जब कराया गया तो यहां पे 3 मेजर इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स विथ रिस्पेक्ट टू एनवायरमेंट प्रोटेक्शन साइन किए गए. यूएनएफसीसीसी, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, यूएनसीबीडी, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी, एंड यूएनसीसीडी, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन कॉम्बैटिंग डेजर्टिफिकेशन. उसके अलावा 3 और डॉक्यूमेंट्स भी अडॉप्ट किए गए. एजेंडा 21. एजेंडा 21 हाईलाइटेड कि 21st सेंचुरी में एनवायरमेंट प्रोटेक्शन के लिए क्या क्या मेन लक्ष्य होने चाहिए, फॉरेस्ट प्रिंसिपल्स की फॉरेस्ट कंजर्वेशन के लिए क्या लक्ष्य होने चाहिए, एंड रियो डिक्लेरेशन ऑन एनवायरमेंट एंड डेवलपमेंट. तो ये 3 बेसिक डॉक्यूमेंट्स अडॉप्ट किए गए 1992 में रियो अर्थ समिट में. और उसके अलावा 3 इंटरनेशनल अग्रीमेंट साइन हुए. तो ये जो 3 इंटरनेशनल अग्रीमेंट्स 1992 में साइन हुए, ये आज भी सबसे महत्वपूर्ण है एज फार एज एनवायरमेंट एंड क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन एंड अडेप्टेशन इज कंसर्न. तो मैं फिर से बता दूं, वैसे तो कई सारे कॉन्फ्रेंसेज एंड कन्वेंशंस हैं, बट सबसे पहला था स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस. इस कारण से वो इंपॉर्टेंट है. बट उस टाइम में वर्ल्ड कंट्रीज वे आर नॉट वेरी सर्टेन कि एनवायरमेंट प्रोटेक्शन और क्लाइमेट चेंज असल में कितना डैमेजिंग हो सकता है इन लॉन्ग रन. इस कारण से कोई मेजर फैसला हुआ नहीं 1972 में स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस में, एक्सेप्ट वन की एक बॉडी बना दी गई यूएनईपी. बट 20 साल बाद 1992 तक वर्ल्ड कंट्रीज वेर मोर और लेस नाउ वेरी सर्टेन कि environment degradation is real, climate change is real, and if some concrete measures are not taken then that could have a very disastrous impact on human in long run. और इसी कारण से 3 important agreements साइन हुए with respect to environment protection and climate change. UNFCCC, इसी के अंतर्गत अलग अलग कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज होती हैं हर 2 साल पे, और उसी के अंतर्गत पेरिस क्लाइमेट डील वगैरह सब साइन किया गया. तो यूएनएफसीसीसी से संबंधित तो हमने कई दफा कई सारे आर्टिकल्स डिस्कस किए हैं. यूएनसीबीडी, United Nations Convention on Biodiversity, it emphasizes, as the name suggests, on protecting the biodiversity. And UNCCD, again as the name suggests, deserts extend ना हो, soil की moisture धीरे धीरे घटे नहीं, ये मेन लक्ष्य होता है UNCCD का. UNCBD की बात की जाए तो इट्स अ लीगली बाइंडिंग ट्रीटी, as well as UNCCD is legally binding treaty, but UNFCCC is not a legally binding treaty. पीटी पर्सपेक्टिव से आपको ये याद रखना है. UNFCCC is not a legally binding treaty. इसके अंतर्गत अगर कोई प्रोटोकॉल साइन होता है तो वो लीगली बाइंडिंग हो सकता है. इसे क्योटो प्रोटोकॉल was a legally binding commitment for the developed countries, Annex 1 countries. तो ये है UNFCCC की बात. Overall, the convention is not legally binding, but UNCBD is legally binding convention, and UNCCD is again a legally binding convention on the member countries. अब जैसा UNFCCC के अंतर्गत हर 2 साल पे जो सिग्नेटरी कंट्रीज हैं UNFCCC के, वो आपस में मिलते हैं और वहां पे कुछ मेजर फैसले लेते हैं, और उस मीटिंग को कहा जाता है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी. वैसे ही UNCBD, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी, इस कन्वेंशन के अंतर्गत भी जो मेंबर कंट्रीज हैं, इस कन्वेंशन के सिग्नेटरी मेंबर कंट्रीज, वो हर 2 साल पे मिलते हैं बाई एनियली, और उसको कहा जाता है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज अंडर CBD. As I told you, the signatory countries assemble under United Nations Convention on Biodiversity. Conference of Party हर 2 साल पे होती है. The member countries assemble, and what they do, they review the implementation of the several decisions that have been taken in the past under CBD, and also they adopt new decisions to attain the goal of United Nations Convention on Biodiversity. I hope अभी तक बात समझ आ रही है. 1972 स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस, 1992 रियो अर्थ समिट, UNFCCC, CBD एंड UNCCD. CBD के अंतर्गत कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी होती है हर 2 साल पे, जहां मेंबर कंट्रीज आपस में मुलाकात करते हैं और महत्वपूर्ण फैसले लेते हैं बायोडाइवर्सिटी के प्रोटेक्शन के लिए. उसी के अंतर्गत लास्ट जो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी हुई थी
जिसको हम लोग कहते हैं कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी नंबर 15, वो 2 पार्ट में हुआ था। पहला पार्ट 2021 में हुआ एट कुनमिंग इन चाइना और दूसरा पार्ट हुआ 2022 में एट मॉन्ट्रियल इन कनाडा। तो इसीलिए कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी नंबर 15 को हम लोग कहते हैं कुनमिंग मॉन्ट्रियल कॉन्फ्रेंस, बिकॉज फर्स्ट पार्ट वाज हेल्ड इन कुनमिंग चाइना एंड सेकेंड पार्ट वाज हेल्ड इन मॉन्ट्रियल। इसी कुनमिंग मॉन्ट्रियल कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी नंबर 15 ऑफ यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी में एक मेजर फैसला लिया गया बायोडाइवर्सिटी प्रोटेक्शन के लिए। उस फैसले का नाम है कुनमिंग मॉन्ट्रियल ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क। इस कुनमिंग मॉन्ट्रियल ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क के अंतर्गत क्या महत्वपूर्ण फैसले लिए गए वो जरा देखते हैं। 30/30 टारगेट, ये 30/30 target was adopted in conference party number 15 of UNCBD. As per this 30/30 target, 30% of world's land and ocean areas has to be recovered by 2030। यानी कि जो भी डीजेनरेटेड लैंड है, जिनकी क्वालिटी खराब हो चुकी है, बायोडाइवर्सिटी डिग्रेड हो चुका है, एज वेल एज ओशन के अंदर वो जो हैबिटेट या इकोसिस्टम्स हैं जहाँ पे ओशनिक लाइफ्स का इकोसिस्टम डिस्टर्ब हो चुका है, तो ऐसे एरियाज में से कम 30% एरिया को, लैंड पे 30% ऐसे एरियाज जहां पे बायोडाइवर्सिटी डिग्रेड हो चुकी है उनको रिकवर किया जाएगा, और ओशन के अंदर भी 30% ऑफ ओवरऑल एरियाज जहां पे बायोडाइवर्सिटी डिग्रेड हो चुकी है उसको रिवर्स किया जाएगा। सो ये है 30/30 टारगेट। एक बार फिर मैं बता दूं, ये अगर हमारा अर्थ है तो इस पे कई सारी जगहों पे इकोसिस्टम डिस्ट्रॉय हो चुका है, तो जितना जगह पे भी इकोसिस्टम डिस्ट्रॉय हुआ है उसका 30% एरिया को कम से कम रिकवर कर लेंगे साल 2030 तक, एंड सिमिलरली 30% एरिया विल बी रिकवर्ड रिवाइव्ड बाय 2030 इन द ओशन एज वेल। उसके लिए डेवलप कंट्रीज $200 बिलियन का कमिटमेंट कर चुके हैं, फंड कमिटमेंट, बट दैट फंड विल स्टार्ट कमिंग बाय 2030 ओनली। प्लस कुनमिंग मॉन्ट्रियल ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क के अंतर्गत टारगेट है कि पेस्टिसाइड यूज विल बी रिड्यूस्ड बाय 50% बाय 2030। बट ओवरऑल द CBD इज एन इंटरनेशनली बाइंडिंग ट्रीटी, लीगली बाइंडिंग ट्रीटी, बट उसके अंतर्गत ये जो कुनमिंग मॉन्ट्रियल ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क है, this framework is not legally binding. You have to keep that in mind from prelims perspective. So developed countries are not legally bound to give this fund. बस उन्होंने कमिटमेंट किया है, बट उनके ऊपर कोई लीगल ऑब्लिगेशन नहीं है। इस डिस्कशन के बेसिस पे प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन हमने आपको दे रखा है। प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल और उसका किगाली अमेंडमेंट से संबंधित जो क्वेश्चन मैंने आपको दिया था उसमें 2nd and 4th स्टेटमेंट आर रॉन्ग। ये अमेंडमेंट तो 2016 में ही अडॉप्ट हो गया था और अलग अलग देशों के लिए अलग अलग टारगेट्स हैं, इसीलिए 2nd and 4th स्टेटमेंट्स आर रॉन्ग। लिथियम आयरन फॉस्फेट बैटरीज का लाइफ स्पैन और थर्मल स्टेबिलिटी ज़्यादा अच्छा है। को लोकेशन से संबंधित अगेन 1st स्टेटमेंट इज रॉन्ग, वहाँ पे नेटवर्क कनेक्टिविटी भी मिलता है। को लोकेशन में जो ट्रेडिंग फॉर्म्स होते हैं उनको को लोकेशन सर्विसेज बड़ी बड़ी कंपनियों को मिलता है, छोटे बिजनेसेस को इन जनरल नहीं मिलता है। दैट्स ऑल फ्रॉम आवर साइड फॉर टुडे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।